हेलो एवरीवन, आई एम प्रमोद कुमार राठौर और आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं टेंस का पार्ट थर्ड, जो कि पास्ट टेंस के नाम से इस वीडियो को हमने बनाया है। पास्ट टेंस के जो चारों पार्ट्स होते हैं वो आज हम इस वीडियो के अंतर्गत देखने वाले हैं। इससे पहले टेंस से संबंधित मैं 2 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। आपने अगर हमारा वो पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड वाला जो टेंस का वीडियो है अभी तक नहीं देखा है तो कृपया एक बार आप उसे अवश्य देख लें। उनकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ पर दे दूंगा और साथ ही साथ इस वीडियो के अंत में एड स्क्रीन में भी मैं उन दोनों पार्ट्स के जो लिंक है वो प्रोवाइड कर दूंगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन के बटन को भी प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारे जो भी वीडियो नए अपलोड होंगे उनकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो आइए अब चलते हैं सबसे पहले पास्ट टेंस के जो सबसे पहला पार्ट है जिसका नाम है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जिसको कि सिंपल पास्ट टेंस भी कहा जाता है। इस टेंस की जो पहचान होती है, अगर हमारे सामने कोई सेंटेंस हिंदी का सेंटेंस आता है तो हम उसे किस प्रकार से पहचानेंगे, आइए इस चीज को हम देखते हैं। हिंदी के वाक्यों के अंत में था, थे, थी अथवा या ये आदि शब्द आते हैं। अर्थात अगर सेंटेंस के अंत में हिंदी का वाक्य अगर हमारे सामने है और उस वाक्य के अंत में लास्ट में था, थे, थी शब्द हो या अथवा या ये ही शब्द हो जो हम उसे आसानी से पहचान सकते हैं कि ये सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है। दूसरी बात, सिंपल पास्ट टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ऐसे सेंटेंस को, ऐसे काम को रखा जाता है जिनका टाइम अनिश्चित होता है, जिस टाइम के बारे में हम बिल्कुल श्योर नहीं हो सकते हैं। ये नहीं कह सकते कि काम जो है वो चल रहा था, ये समाप्त हो चुका था। ऐसे वाक्य, ऐसे कार्य को रखा जाता है जो हैबिचुअल होते हैं, जो अक्सर किए जाते हैं, एक अंतराल पर नियमित रूप से होते रहते हैं। ऐसे सेंटेंस को इस टेंस में रखा जाता है। ये चीज विशेष करके ध्यान देने योग्य है, हमें इस चीज का ध्यान रखना है। दूसरी चीज, अगर इंग्लिश का सेंटेंस हमारे सामने आता है तो हम उस सेंटेंस को कैसे पहचानेंगे कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। तो उसके अंतर्गत आपको या तो यस्टरडे शब्द नजर आ सकता है, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर आदि शब्द लास्ट से संबंधित आ सकते हैं। द प्रीवियस डे, द प्रीवियस नाइट, द प्रीवियस वीक आदि शब्द भी उस सेंटेंस में हो सकते हैं। साथ ही साथ एक शब्द अक्सर देखने को मिलता है, आता है एगो, AGO। एगो, एगो मीन्स होता है बहुत पहले की बात। तो पहले की बात यानी कि पास्ट टेंस की बात होती है, पास्ट समय की बात होती है। तो किसी भी टेंस के वाक्य को पहचानने की वो 2 चीज होती है। एक तो हेल्पिंग वर्ब से हम उस टेंस के वाक्य को पहचान सकते हैं और दूसरी चीज होती है उसकी मेन वर्ब, उसकी फॉर्म देख करके हम उसके टेंस को पहचान सकते हैं। तो इसमें भी हम यही करने वाले हैं कि अगर हिंदी के वाक्य के अंत में ये शब्द हो तो सेंटेंस सिंपल पास्ट टेंस का है। ये शब्द इंग्लिश के सेंटेंस में अगर दिख जाए तब भी हम ये मान सकते हैं कि ये सिंपल पास्ट टेंस का है। अब देखते हैं कि इस टेंस के जो सेंटेंस होते हैं उनके रूल्स क्या होते हैं। तो रूल्स नंबर फर्स्ट कि अफर्मेटिव के सेंटेंस में यदि आपका जो सेंटेंस आता है सबसे पहला अफर्मेटिव सेंटेंस, उसमें हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। दूसरा रूल्स ये कहता है कि नेगेटिव या इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हो तो ऐसे सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। क्लियर। तीसरा जो रूल है वो है हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब हमने देखा हर टेंस में अलग अलग
हमारे सामने आ रही है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में डू डज, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इज एम आर, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज हैव और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैज हैव प्लस बीन। अब इस सिंपल पास्ट टेंस के अंतर्गत जो हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है वो एकमात्र होती है डिड। चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर हो, चाहे सब्जेक्ट प्लूरल नंबर हो, सभी के साथ हम हेल्पिंग वर्ब कौन से लगाएंगे? डिड का इस्तेमाल, डिड का यूज किया जाना है। तो क्लियर यहाँ तक। अब सबसे पहले अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर देखते हैं। अफर्मेटिव के स्ट्रक्चर में सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हमको वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है। वर्ब की सेकंड फॉर्म के बाद हमें ऑब्जेक्ट लगाना है और ऑब्जेक्ट के बाद हमको अदर्स लगाना है। तो क्लियर यहाँ तक। अब नेगेटिव जब सेंटेंस हम बनाएंगे तब हमें क्या करना है? सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद डिड, डिड के बाद नॉट। ये डिड आपके हेल्पिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट। नॉट जैसा कि आपको याद होगा ही सही, तीसरे स्थान पर इसका यूज किया जाता है। सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब और नंबर थर्ड नॉट। नॉट के बाद ये ध्यान रखने लायक बात, वापस ध्यान से देखना कि डिड नॉट के तुरंत बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट अदर्स। यहाँ अफर्मेटिव में वर्ब की सेकंड फॉर्म थी, किंतु नेगेटिव वाक्य में जैसे ही डिड नॉट हेल्पिंग वर्ब हमने लगाई तो डिड नॉट के तुरंत बाद हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में डिड सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, अदर्स और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ऐसे इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में डिड, सब्जेक्ट और फिर नॉट तीसरे नंबर पर, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, अदर्स और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो इन चारों ही स्ट्रक्चर में आप देख सकते हो कि केवल अफर्मेटिव में वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज हुआ है, बाकी तीनों ही नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव सेंटेंस तीनों में ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया गया है। तो यहाँ तक क्लियर। तो आइए अब हम इसके एग्जाम्पल करके देखते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से इस टेंस को समझने की कोशिश करते हैं। तो सिंपल पास्ट टेंस का एग्जाम्पल है कि मैंने कल रास्ते में एक सांप देखा। तो सबसे पहले इस सेंटेंस में से जो सब्जेक्ट है हम उस सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करते हैं। तो देखना जो इसकी वर्ब क्रिया है, तो देखा किसने देखा, वो इस वाक्य का सब्जेक्ट है। तो देखने का काम किसके द्वारा किया गया? मैंने मतलब मेरे द्वारा, मैं शब्द के द्वारा। तो मैंने जो शब्द है वो यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में है। वर्ब कौन सी है? देखना जो क्रिया की गई है वो इस सेंटेंस की वर्ब है। अब देखा तो क्या देखा? तो देखा क्या? एक सांप। ये एक सांप इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है। और इसके बाद जो शेष शब्द बचते हैं उनको हम अदर्स की कैटेगरी में रख देते हैं। अब इस सेंटेंस का जो कि अफर्मेटिव है, अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर या फॉर्मूला भी हमने देखा है। तो इसमें क्या होता है? सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाई जाती है, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर अदर्स लिखते हैं। तो रास्ते में ये अदर्स और कल ये अदर्स नंबर 2, ये अदर्स नंबर 1। अब आइए हम इसकी इंग्लिश अपने फॉर्मूला के अकॉर्डिंग बनाते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए सब्जेक्ट। मैंने की इंग्लिश आई, ये इसका सब्जेक्ट हुआ। फिर वर्ब है देखना, तो देखना को इंग्लिश में कहते हैं सी, SEE। ये होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसकी सेकंड फॉर्म है SAW और थर्ड फॉर्म होती है SEEN, सीन। तो हमें इस अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब की कौन सी फॉर्म चाहिए? जी हाँ, वर्ब की सेकंड फॉर्म हम लगाएंगे। तो सी की सेकंड फॉर्म हमने यहाँ पर लिखी साम।
अब सा लिखने के बाद हमें चाहिए ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है? एक सांप। तो एक सांप की इंग्लिश फिर हमने यहाँ पर लिखी स्नेक। फिर इसके बाद अदर्स नंबर 1 रास्ते में। तो रास्ते में की इंग्लिश यहाँ लिख दी ऑन द वे। और कल, कल देखा, कल किया गया काम, तो ये अदर्स नंबर 2। तो हमारा सेंटेंस अफर्मेटिव का क्या बना? आई सॉ ए स्नेक ऑन द वे यस्टरडे। ठीक है, क्लियर। अब इस सेंटेंस का नेगेटिव सेंटेंस हम देखते हैं। हिंदी बनेगी नेगेटिव की, मैंने कल रास्ते में एक सांप नहीं देखा। ये नेगेटिव की फीलिंग देता हुआ सेंटेंस। अब नहीं देखा तो नेगेटिव का फॉर्मूला हमारा क्या होता है? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट के बाद हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। बाकी सारे ऑब्जेक्ट अदर्स सेम टू सेम वैसे ही। तो सबसे पहले हमने लिखा आई, ये हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट। आई के बाद डिड नॉट। अब डिड नॉट के बाद हमें चाहिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पर वर्ब की थी सेकंड फॉर्म। अब इस सेकंड फॉर्म को यहाँ पर हमें फर्स्ट फॉर्म बना करके लिखना है, क्योंकि सेंटेंस हमारा नेगेटिव सेंटेंस है और नेगेटिव सेंटेंस में हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए। तो सी, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लिखी। तो आई डिड नॉट सी, फिर वही ऑब्जेक्ट स्नेक ऑन द वे यस्टरडे। क्लियर? कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। तो अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो कि बहुत ही आसान है, अपने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर हम इन शब्दों को लिखते जाएंगे तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी आसानी से बन जाएगा। क्या मैंने कल रास्ते में एक सांप देखा? तो इंग्लिश सबसे पहले डिड के बाद सब्जेक्ट आई के बाद सब्जेक्ट के बाद जैसे कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो सी, डिड आई सी ए स्नेक ऑन द वे यस्टरडे, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये इस प्रकार से हमारा इंटेरोगेटिव आसानी से बन जाएगा। इंट्रोगेटिव नेगेटिव ये भी आसान है। सबसे पहले डिड, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग डिड आई के बाद नॉट, तीसरा स्थान पर नॉट का यूज किया। तो डिड आई नॉट सी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ए स्नैक ऑन द वे यस्टरडे, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब WH वर्ड से जैसा कि क्वेश्चन बनते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं जो हेल्पिंग वर्ब वाले भी होते हैं, जैसा कि ये वाला सेंटेंस था हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाला, और ये WH वर्ड से स्टार्ट होने वाला सेंटेंस है। डिफरेंस मैंने आपको मेरे पिछले वीडियो में बताया ही था कि यदि हिंदी के वाक्य में सबसे पहले क्या आता है तो वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, और यदि हिंदी के सेंटेंस में कहीं पर बीच में क्वेश्चन वर्ड आता है तो वो WH वर्ड से स्टार्ट होता है। तो जैसे कल रास्ते में तुमने क्या देखा, अब ये क्या शब्द कहाँ है? यहाँ पर बीच में दिया हुआ है, जबकि इसमें क्या शब्द स्टार्टिंग में दिया हुआ था। तो हम क्या करते हैं, इस क्या की इंग्लिश सबसे पहले हमने लिखी व्हाट, और व्हाट के बाद हमें करना क्या है, इस प्रकार से जो बचे शेष शब्द है उनको इस प्रकार से हेल्पिंग वर्ब के हिसाब से उनको इंट्रोगेटिव रूप में जमाने। तो व्हाट के बाद हमने लिखा डिड, जैसे कि डिड सबसे पहले आता है इस सेंटेंस में इंट्रोगेटिव में, तो डिड के बाद हमने तुमने जो सब्जेक्ट है इस सेंटेंस का उसकी अंग्रेजी लिखी हमने यू, डिड यू, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सी, ऑन द वे यस्टरडे। तो व्हाट डिड यू सी ऑन द वे यस्टरडे, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो इस प्रकार से हमारा ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी कंप्लीट हो जाता है। अब इन सारे ही सेंटेंस में जो आपको ध्यान रखने लायक जो चीज है, जो बात है, वो ये है कि अफर्मेटिव का अगर सेंटेंस है तो उसमें हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। बाकी के किसी भी सेंटेंस में चाहे नेगेटिव हो, इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो, या WH वर्ड से स्टार्ट होने वाला कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, सारे ही सेंटेंस में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा। सेकंड एग्जांपल हम यहाँ पर देखते हैं सिंपल पास्ट टेंस का, कि पिछले माह गीता ने मंच पर एक गीत गाया था। पिछले माह मतलब भूतकाल की बात कही गई है। तो अब इस सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट हम ढूंढते हैं, तो सब्जेक्ट है गीता, क्योंकि गाने का काम किसके द्वारा किया गया था? गीता के द्वारा। तो इसमें गीता सब्जेक्ट, क्या वर्ब कौन सी हुई? गाया, यानी किसने कि कोई भी चीज गाई या गीत गाया तो वो गाना जो क्रिया की गई है वो वर्ब, और क्या गाया?
एक गीत, ये इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट। अब बाकी जो शेष शब्द बचे हैं वो शेष शब्द आदर्श की श्रेणी में आते हैं। तो मंच पर ये आदर्श नंबर 1 और पिछले माह ये आदर्श नंबर 2। अब इसका हम अपने फॉर्मूला के अकॉर्डिंग जब हम इसके सेंटेंस को शब्दों को जमाते हैं, सेंटेंस बनाते हैं, तो बनेगा सबसे पहले गीता सब्जेक्ट। अब गीता के बाद जो सब्जेक्ट के बाद आती है वर्ब की सेकंड फॉर्म। अब गाना, गाना के 3 फॉर्म होती है। सबसे फर्स्ट सिंग, सेकंड होती है सेंग और थर्ड होती है संग। अब गीता और वर्ब की सेकंड फॉर्म हमने लगाई सेंग, फिर ऑब्जेक्ट ए सॉन्ग ऑन द स्टेज और फिर लास्ट में लास्ट मंथ। तो अब इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, इसको नेगेटिव में कन्वर्ट करते हैं अगर, तो सबसे पहले गीता, गीता के बाद में हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे डिड और नॉट। अब डिड नॉट के बाद जैसा कि आपको अब तक समझ आ चुका होगा कि वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, यहाँ पर बदल करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बना दी जाएगी। तो अब हम इसे नेगेटिव सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। तो गीता डिड नॉट सिंग ए सॉन्ग, वही ऑब्जेक्ट ऑन द स्टेज लास्ट मंथ। यहाँ तक क्लियर? चलो अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस में, इंट्रोगेटिव सेंटेंस अब आसान हो चुका है। सबसे पहले हमने हेल्पिंग वर्ब लिखी डिड, डिड के बाद गीता सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिंग ए सॉन्ग, ये ऑब्जेक्ट, ऑन द वे सॉरी ऑन द स्टेज लास्ट मंथ और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो डिड गीता सिंग ए सॉन्ग ऑन द स्टेज लास्ट मंथ और क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इसमें सबसे पहले डिड, डिड के बाद गीता, गीता के बाद नॉट। तो डिड गीता नॉट सिंग ए सॉन्ग ऑन द स्टेज लास्ट मंथ और क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ तक आपके लगभग क्लियर हो चुका होगा। लास्ट जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है वो WH वर्ड वाला है। अब इसमें फिर देख लीजिए ये क्या इसमें स्टार्टिंग में और इसका क्या सेंटेंस के अंदर है। तो पिछले माह गीता ने मंच पर क्या गाया था, तो क्या मतलब व्हाट। तो सबसे पहले हमने क्या लिखा है यहाँ पर व्हाट, व्हाट के बाद हमने इसको इंटेरोगेटिव में जमा करके लिखा। तो व्हाट, व्हाट के बाद में हेल्पिंग वर्ब डिड, डिड के बाद सब्जेक्ट गीता सिंग ऑन द स्टेज लास्ट मंथ और क्वेश्चन मार्क। तो इस प्रकार से ये सेंटेंस यहाँ पर तैयार हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको इस टेंस में अब कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं रही होगी। और एक बार फिर मैं ये कहना चाहूँगा कि ये टेंस जो है सिंपल पास्ट टेंस दिया, जिसे आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं, ये टेंस सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि अधिकतर जो हमारे क्वेश्चन आंसर्स होते हैं तो क्वेश्चंस सिंपल पास्ट टेंस में आते हैं और हमें उनके आंसर्स भी सिंपल पास्ट टेंस में लिखने पड़ते हैं। तो जब आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे WH वर्ड के माध्यम से या किसी भी हेल्पिंग वर्ब से, तो इस प्रकार से क्वेश्चन होगा कि व्हाट डिड, यानी सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड होगा, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब डिड गीता या सब्जेक्ट डिड के बाद सब्जेक्ट दिया होगा। तो ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। अब जब हम इसका आंसर लिखेंगे तो आंसर लिखते वक्त हमें इस सेंटेंस को अफर्मेटिव में बदलना पड़ता है। तो यहाँ पर अधिकतर ये मिस्टेक कर देते हैं कि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब जो क्वेश्चन वर्ड वाला होता है इंट्रोगेटिव, उसमें हेल्प मेन वर्ब जो होती है वो फर्स्ट फॉर्म होती है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। लेकिन जब हम इसको अफर्मेटिव में ट्रांसफॉर्म करेंगे आंसर लिखते वक्त, जब हम अफर्मेटिव में बनाएंगे तो ये फर्स्ट फॉर्म हमारी वापस वर्ब की सेकंड फॉर्म हो जानी है। अगर आपने सेकंड फॉर्म नहीं की तो आपका आंसर में मिस्टेक हो जाएगी और आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये क्लियर हो चुका होगा। अब आइए पास्ट टेंस का ही जो सेकंड पार्ट होता है जिसका नाम है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, अब हम उसको देखते। नाउ लुक एट द सेकंड पार्ट ऑफ पास्ट टेंस। द नेम ऑफ दिस पार्ट इज पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की जो पहचान है उस पहचान को सबसे पहले हम देखते हैं कि हिंदी के वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी
या रहे थे आदि शब्द वाक्य के अंत में आते हैं। ठीक इसी प्रकार से अगर आपको याद है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस उसमें भी पहचान सेम इसी प्रकार से थी कि रहा है, रही है या रहे हैं। और फर्क इतना है, यहाँ पर रहा था, रही थी या रहे थे आदि शब्द आते हैं। जब हम सेंटेंस को पहचान लेंगे कि ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का है तो फिर हम आते हैं रूल्स पर। और रूल्स जैसे कि दो रूल्स मेन होते हैं, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। कि हेल्पिंग वर्ब कौन से आएगी और मेन वर्ब की कौन से फॉर्म यूज करने वाले हैं। तो अब इसमें सबसे पहला रूल है नंबर 1 कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाना है, ING लगाना है। क्लियर। अब सेकंड रूल पर आते हैं। सेकंड रूल हेल्पिंग वर्ब से संबंधित है। अब हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो इसमें हमें कौन सी टू बी फैमिली की हेल्पिंग वर्ब लगानी है। जैसा कि हमने फर्स्ट वीडियो में देखा था, उसमें पढ़ा था कि हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से फैमिली की होती है। तो टू बी फैमिली के अंतर्गत जो मैंने आपको हेल्पिंग वर्ब बताई थी उसमें से हेल्पिंग वर्ब इसमें लगाई जानी है। अब टू बी फैमिली में कौन सी थी, इज, एम, आर, वाज और वर। तो इज, एम, आर का यूज तो हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में किया है। अब जो पास्ट टेंस की बची थी वाज और वर, वो हम इस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में यूज करने वाले हैं। अब वाज और वर में भी ये देख लो कि वाज का यूज हम सिंगुलर नंबर कर्ता के साथ, यदि सब्जेक्ट एक वचन है, सिंगल है, तो हम वाज लगाएंगे। और यदि सब्जेक्ट प्लूरल नंबर है, बहुवचन करता है, तब हम वर का यूज करेंगे। क्लियर। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब इसके बाद नंबर आता है फॉर्मूला का स्ट्रक्चर। फॉर्मेटिव के स्ट्रक्चर में हम देख लेते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब इस टेंस में है वाज या वर, तो हमने वाज वर यहाँ पर लिखा। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING और फिर ऑब्जेक्ट और अदर्स। इसके बाद नेगेटिव में वही सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब यानी वाज वर के बाद में नॉट के बाद वी फर्स्ट के बाद ING, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर्स। इंट्रोगेटिव में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब वाज वर के बाद सब्जेक्ट के बाद वी फर्स्ट में ING लगाना है, ING के बाद ऑब्जेक्ट के बाद अदर्स और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव का फॉर्मूला जो है स्ट्रक्चर रहेगा कि सबसे पहले वाज वर आएगा, हेल्पिंग वर्ब वाज वर के बाद सब्जेक्ट के बाद नॉट के बाद वी फर्स्ट प्लस ING के बाद ऑब्जेक्ट अदर्स और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलना। ठीक है, ये हमारा स्ट्रक्चर इस टेंस का रहने वाला है। अब आइए अब इसके कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर करके देख लेते हैं जिससे कि हमारा ये टेंस अच्छे प्रकार से क्लियर हो जाए। तो हाँ, तो अब देखते हैं इस टेंस का एग्जाम्पल। अफर्मेटिव सेंटेंस से माताजी रसोई घर में खाना बना रही थी। तो अब इस सेंटेंस में जो सबसे पहले हम देखेंगे कि वो सब्जेक्ट कौन है, माताजी क्या कर रही है, बनाने का काम, ये हुआ वर्ब। क्या बना रही है, खाना, ये इसका सेंटेंस का ऑब्जेक्ट। और जो लास्ट में बचा रसोई घर में, ये अदर्स। तो सबसे पहले जो हमारा अफर्मेटिव का जो फॉर्मूला था स्ट्रक्चर है कि सबसे पहले सब्जेक्ट के बाद वाज वर के बाद वी फर्स्ट प्लस ING। तो हमने सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा माताजी, मदर के साथ हमने जो हिस्सा की मदर सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक वचन करता है, तो मदर के साथ हमने हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगाई, वाज का प्रयोग यहाँ पर किया। तो मदर वाज। फिर कुक में हमने लगाया ING, बनाना मतलब कुक कहते हैं, मेक भी कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर हमने कुक का यूज किया है। तो कुक में ING लगाया, कुकिंग। और फिर खाना की इंग्लिश फूड यहाँ पर लिखा हुआ लास्ट में, इन द किचन रसोई घर में। तो सेंटेंस हमारा तैयार हुआ, मदर वाज कुकिंग फूड इन द किचन। अब इसका नेगेटिव सेंटेंस, इसको भी हम देख लेते हैं। माताजी रसोई घर में खाना नहीं बना रही थी। तो मदर वाज हेल्पिंग वर्ब, वाज के बाद में नेगेटिव है इसलिए नॉट का यूज, और वही कुकिंग फूड इन द किचन। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING, ऑब्जेक्ट और अदर्स।
इंट्रोगेटिव में आते हैं तो सबसे पहले क्या माताजी रसोई घर में खाना बना रही थी, क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले वॉच के बाद सब्जेक्ट मदर, कुकिंग फूड इन द किचन और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्या माताजी रसोई घर में खाना नहीं बना रही थी, इंट्रोगेटिव नेगेटिव का सेंटेंस है जिसमें क्वेश्चन भी पूछा है, साथ में नहीं मना भी किया गया है। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब वॉच, मदर और नॉट। वॉच, मदर, नॉट के बाद कुकिंग फूड इन द किचन और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। WH वर्ड से अगर क्वेश्चन पूछा जाए या बनाते हैं तो बनता है माताजी खाना कहाँ बना रही थी। हमने इसको वेहर से बनाया है, तो वेहर का मतलब होता है कहाँ। तो माताजी खाना कहाँ बना रही थी, तो वेहर मतलब कहाँ शब्द सबसे पहले हमने लिखा वेहर के बाद वही इंट्रोगेटिव फॉर्म में लिखना है वॉच के बाद मदर, कुकिंग फूड। तो वेयर वाज मदर कुकिंग फूड। आइए एक एग्जांपल और हम इसका प्लूरल सब्जेक्ट का करके देखते हैं, ताकि प्लूरल सब्जेक्ट में जैसा कि हेल्पिंग वर्ब आती है उस वर्ब का भी हम यूज करके देख लेते हैं। द सेकंड एग्जांपल, पक्षी पेड़ पर चहचहा रहे थे। अब इस सेंटेंस में जो हमारा सब्जेक्ट है वो है पक्षी मतलब बर्ड्स, यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट। पेड़ पर पक्षी इस सेंटेंस का सब्जेक्ट हुआ। अब काम क्या कर रहे थे, चहचहाने का काम कर रहे थे, तो चहचहाना इस सेंटेंस की वर्ब है। और फिर लास्ट में जो शब्द बचा है पेड़ पर, वो सेंटेंस का आदर्श यहाँ पर आदर्श के रूप में है। तो सबसे पहले पक्षी की हमने इंग्लिश लिखी द बर्ड्स, ये इस सेंटेंस का सब्जेक्ट यहाँ पर हमने लिखा। अब द बर्ड्स लिखने के बाद हेल्पिंग वर्ब वाज या वर्ब में से एक। तो जैसा कि बर्ड्स जो पक्षी है वो एक से ज्यादा है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इसके साथ हमने हेल्पिंग वर्ब लगाई वर्ब। और वर्ब के बाद जो हमें वर्ब की आवश्यकता है, तो वर्ब चहचहाना को चर्प कहा जाता है, ये इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है। सेकंड चर्प्ड और थर्ड भी चर्प्ड सेम होती है। तो हमने चर्प लिखा, चर्प में ING लगाया तो डबल पी वर्ड हुआ है। तो द बर्ड्स वर चर्पिंग, और चर्पिंग लिखने के बाद पेड़ पर की अंग्रेजी इन द ट्री, यहाँ पर हमने लिखा और सेंटेंस को कंप्लीट किया। तो सेंटेंस बना द बर्ड्स वर चर्पिंग इन द ट्री। अब इसका नेगेटिव सेंटेंस, पक्षी पेड़ पर नहीं चहचहा रहे थे, तो द बर्ड्स, फिर वर्ब के बाद में नोट लगाया, नोट के बाद शब्द वैसे ही उतार दिया चर्पिंग इन द ट्री। तो द बर्ड्स वर नॉट चर्पिंग इन द ट्री, ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस यहाँ पर कंप्लीट हुआ। क्या पक्षी पेड़ पर चहचहा रहे थे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले वर द बर्ड्स चर्पिंग इन द ट्री और क्वेश्चन मार्क। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर, बिल्कुल क्लियर। क्या पक्षी पेड़ पर नहीं चहचहा रहे थे, ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव का सेंटेंस है। जैसे इंट्रोगेटिव के अभी तक हमने बनाते आए हैं, ऐसे ही सबसे पहले हमने वर्ब लिखा, हेल्पिंग वर्ब वर द बर्ड्स के बाद में हमने नोट, तीसरे स्थान पर नोट का यूज किया, और लास्ट में वही चर्पिंग इन द ट्री और क्वेश्चन मार्क। WH वर्ड से भी इसको बना करके हम यहाँ पर देख लेते हैं, वेयर से इसको बनाते हैं। तो पक्षी कहाँ चहचहा रहे थे, तो कहाँ मतलब वेयर, तो सबसे पहले वेयर लिखा, वेयर के बाद में हेल्पिंग वर्ब हमने लगाई वर द बर्ड्स और चर्पिंग। तो वेयर वर द बर्ड्स चर्पिंग क्वेश्चन मार्क। तो इस प्रकार से ये हमारे सारे इसके सेंटेंस के टाइप्स कंप्लीट होते हैं। और अफर्मेटिव में क्या फॉर्मूला रहने वाला है, नेगेटिव में हम क्या करते हैं, इंट्रोगेटिव में क्या होता है, और इंट्रोगेटिव नेगेटिव या WH वर्ड वाले में हम किस प्रकार से स्ट्रक्चर को बिल्ड करते हैं, ये सारी चीज़ें अब तक आपकी क्लियर हो चुकी होगी। और उम्मीद है आपको यहाँ तक किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई प्रॉब्लम भी है, कोई दिक्कत भी है, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना। अब इसके बाद हम आते हैं पास्ट टेंस के जो तीसरा पार्ट है, जिसका नाम है पास्ट परफेक्ट टेंस। अब हम पास्ट परफेक्ट टेंस को देखते हैं। नाउ
Look at the third part of past tense. The name of this part is past perfect tense. अब पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या होती है, हिंदी के सेंटेंस को हम कैसे पहचानेंगे, आइए हम देखते हैं। पहचान है हिंदी के वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी या चुके थे आदि शब्द आते हैं। लेकिन अगर ऐसे शब्द हिंदी के वाक्यों के अंत में नहीं आए तब भी इसका ये मतलब नहीं होता है कि वो सेंटेंस पास्ट परफेक्ट टेंस का नहीं हो सकता है। हमें मेन चीज जो ध्यान रखनी है वो ये है कि अगर भूतकाल में कोई काम किसी समय पर समाप्त हो चुका होता है, कंप्लीट हो चुका होता है, तो ऐसे समस्त सेंटेंस को हम पास्ट परफेक्ट टेंस में रखते हैं। इसका रूल्स जो है किस प्रकार से हम इसको बनाएंगे, वही दो रूल्स, मेन वर्ब कौन से आएगी और हेल्पिंग वर्ब कौन से आएगा। तो हमारा रूल फर्स्ट है कि वर्ब की कौन से फॉर्म लगानी है, हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। तो आप ध्यान रखना, यदि हैज हो, यदि हैव हो, ये दोनों आती है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, या फिर हैड हो, जैसे कि हैड आती है हमारे पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो इन तीनों में से कौन सी भी अगर हेल्पिंग वर्ब है सेंटेंस में, तब हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। हेल्पिंग वर्ब के रूप में सिंगल एक ही हैड हेल्पिंग वर्ब आती है, जो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ भी, दोनों ही प्रकार के सब्जेक्ट के साथ हम हैड का यूज करते हैं। अफर्मेटिव में सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, हेड और वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाकी ऑब्जेक्ट अदर्स से वैसे ही। नेगेटिव में कुछ नहीं करना है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में हेड, हेड के बाद में हमें नॉट लगाना है तीसरे स्थान पर, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट अदर्स। इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब को उठा करके हम आगे ले आते हैं, हेड, हेड के बाद में फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट अदर्स और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इसके बाद हेड, इंट्रोगेटिव नेगेटिव में सबसे पहले हेड, हेड के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद तीसरे स्थान पर नोट, नोट का यूज करने के बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट अदर्स और फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। तो इस प्रकार से इसका ये फॉर्मूला रहने वाला है। अब आइए इसके हम कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर करके देखते हैं, जिससे और अधिक ये हमें क्लियर समझ में आए। वह एक पत्र लिख चुका था। अब इस सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट वह, जैसा कि आपको समझ चुके होंगे अब तक तो, और कार्य कौन सा किया गया है, लिखने का काम, तो ये आपके वर्ब, यहाँ पर वर्ब के रूप में लिखना। क्या लिखा, एक पत्र, ये इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है। अब इसको हम फॉर्मूला पर, स्ट्रक्चर पर जमाते हुए लिखते हैं। तो सबसे पहले ही सब्जेक्ट को हमने लिखा, हेल्पिंग वर्ब लगाई हेड, हेड के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब जैसे कि वर्ब लिखना को कहते हैं फर्स्ट है राइट, सेकंड होती है रोड और थर्ड फॉर्म इसकी होती है रिटर्न। तो हमने यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म, हेड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, तो रिटर्न शब्द का यूज किया। फिर लास्ट में ए लेटर, जो कि इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है। तो सेंटेंस हमारा बना, ही हैड रिटर्न ए लेटर। नेगेटिव भी देख लेते हैं, वह एक पत्र नहीं लिख चुका था, तो ही हैड नॉट, हेड के तुरंत बाद हमें नॉट लगाना है। ही हैड नॉट रिटर्न ए लेटर, ये नेगेटिव सेंटेंस बना। इंट्रोगेटिव में हैड ही रिटर्न ए लेटर और क्वेश्चन मार्क। सबसे पहले हेड लिखा, हेड के बाद में सब्जेक्ट लगाया, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी और फिर ऑब्जेक्ट लिखा, लास्ट में हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में सिर्फ हमें क्या करना है, सबसे पहले हेड, हेड के बाद में सब्जेक्ट ही और फिर हमें नॉट लगाना है। तो नॉट और वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। तो हैड ही नॉट रिटर्न ए लेटर और क्वेश्चन मार्क लगा दिया। WH वर्ड से भी एक इंट्रोगेटिव बना करके देख लेते हैं, वर्ड से बना करके देखते हैं। वह क्या लिख चुका था, तो क्या शब्द जैसे कि यहाँ पर बीच में आया, तो इसके लिए हमने सबसे पहले वाट लगाया और वाट के बाद में हेल्पिंग वर्ब हेड, हेड के बाद में सब्जेक्ट लिखा ही और फिर हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई रिटर्न और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो व्हाट हैड ही रिटर्न, वह क्या लिख चुका था। तो ये इस प्रकार से
अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव और WH वर्ड वाले जो सेंटेंस है वो इस प्रकार से बिल्ड होते हैं, जो कि बहुत ही आसान है। सिर्फ हमें याद रखना है कि हेल्पिंग वर्ब हेड लगानी है और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। अब आइए कुछ और एग्जाम्पल इस टेंस के हम यहाँ पर करके देखते हैं ताकि ये अच्छे प्रकार से क्लियर हो सके। मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी। अब ये इस प्रकार का एक ऐसा सेंटेंस है जो एक कंजक्शन से जुड़ा हुआ है, अर्थात इस जो आपको सेंटेंस दिखाई दे रहा है इस सेंटेंस में दो सेंटेंस जुड़े हुए हैं और एक कंजक्शन के माध्यम से दोनों सेंटेंस को जोड़ा गया है। अब सबसे पहले तो हम इस सेंटेंस में कंजक्शन को ढूंढते हैं कि कौन सा ऐसा लिंक वर्ड है, कौन सा ऐसा कंजक्शन है जो दो सेंटेंस को यानी कि दो काम को, दो अलग अलग काम को जिसने जोड़ रखा है। तो जब हम इस पर गौर करते हैं तो हमें नजर आता है पहले शब्द। ये पहले शब्द जो है यहाँ पर एक कंजक्शन का काम कर रहा है और पहले को कहा जाता है इंग्लिश में बिफोर। तो ये बिफोर जो वर्ड है वो एक कंजक्शन है जो दो अलग अलग काम को यहाँ पर जोड़ रहा है। अब काम कौन कौन से, एक तो मेरे स्टेशन पहुंचने अर्थात मेरा स्टेशन पर पहुंचना और दूसरा काम हुआ ट्रेन का जाना। तो अब हमें यहाँ पर इस चीज को देखना है क्योंकि अक्सर एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन, इस टाइप के सेंटेंस दिए जाते हैं जिसमें दो अलग अलग टेंस के वाक्यों को जोड़ करके दिया जाता है। तब हमसे फिल इन द ब्लैंक के माध्यम से करेक्ट फॉर्म पूछी जाती है। तब हमें यहाँ ध्यान देना है, देखने वाली बात यह है कि दो काम हमारे सामने दिए हुए, एक तो ट्रेन का जाना और एक स्टेशन का पहुंचना। हमें इस चीज को देखना है कि इन दोनों काम में से सबसे पहले काम कौन सा हुआ है। तो जैसा हमने देखा कि स्टेशन पहुंचा और ट्रेन गई, तो ट्रेन से जा चुकी है, वो पहले ट्रेन जा चुकी है, मैं बाद में स्टेशन पर पहुंचा। तो ये वाला जो आपके सेंटेंस है, ये वाला सेंटेंस ये बनने वाला है पास्ट परफेक्ट टेंस में। इस चीज को ध्यान रखना कि जो काम पहले हो चुका है, जो काम पहले फिनिश हो चुका है, उस वाले सेंटेंस को, उस वाले वाक्य को पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाना है और जो काम बाद में हुआ है उसको सिंपल पास्ट टेंस में बनाना है, अर्थात पास्ट इंडेफिनिट टेंस में इस वाक्य को बनाना है। तो अब हमारे सामने दो अलग अलग टेंस हुए, ये पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य और इधर वाला वाक्य सिंपल पास्ट टेंस का है। जब हमें टेंस का पता चल चुका है तो वाक्य हमारे सामने है, वाक्य अफर्मेटिव है, नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव है, कौन सा है ये हम आसानी से देख करके पहचान सकते हैं। अब हमें करना क्या है कि बीच में लिंक वर्ड दिया हुआ है, एक सेंटेंस इधर है, एक सेंटेंस इधर है। तो हमें करना यह है कि पीछे जो सेंटेंस दिया है उसे उठा करके सबसे पहले आगे ला करके इंग्लिश उसकी बनानी है। तो अब पहले ये सेंटेंस है तो इसकी इंग्लिश बनाएंगे पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। तो अब इसमें हम चाहते हैं सब्जेक्ट ट्रेन है, यानी कि ट्रेन गई, जा चुकी, ये आपके वर्ब है। दो वर्ड दिए इसमें, एक तो ट्रेन सब्जेक्ट है और एक जाना जो कि वर्ब है। अब इसकी इंग्लिश बनाते हैं। तो सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लिखा द ट्रेन, ये सब्जेक्ट हुआ ट्रेन का। फिर पास्ट परफेक्ट टेंस है तो पास्ट परफेक्ट टेंस की हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी है, जो हमने लिखी हेल्पिंग वर्ब हेड, यहाँ पर हेड का यूज। फिर जा चुकी, जाना की अंग्रेजी होती है गो, गो की तीनों फॉर्म होते हैं गो, वेंट, गोन। तो हेड के साथ जैसे कि थर्ड फॉर्म लगाते हैं, तब हमने यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म गोन लिखा। तो हमारा ये वाला सेंटेंस पास्ट परफेक्ट टेंस का जो हम पढ़ रहे हैं वो कंप्लीट हुआ, द ट्रेन हैड गॉन। अब ये लिखने के बाद जो कंजक्शन है बिफोर, इस कंजक्शन को हम यहाँ पर लिख देते हैं। अब जो आगे वाला सेंटेंस था, अब इस सेंटेंस को पीछे ले जा करके बनाएंगे। टेंस कौन सा है ये जरूर ध्यान रखिए कि टेंस जिस टेंस का वाक्य है उसको उसी टेंस में बनाना है। ये सिंपल पास्ट टेंस का वाक्य है, इसमें सब्जेक्ट ढूंढो, मेरा मतलब मैं, ये सब्जेक्ट, पहुंचना ये इसकी वर्ब है और स्टेशन इसका ऑब्जेक्ट है। तीन वर्ड इसमें दिए, सब्जेक्ट है, वर्ब है और ऑब्जेक्ट है। टेंस है सिंपल पास्ट और अफर्मेटिव का वाक्य है। तो सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लिखा मेरा या
मतलब आई। अब पहुंचना, पहुंचना जो वर्ब होती है इसको बोलते हैं रीच, REACH। सेकंड और थर्ड फॉर्म इसकी होती है रीच्ड, ED जुड़ जाता है। तो जैसा कि सिंपल पास्ट टेंस अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा, उसके अफर्मेटिव के वाक्य में हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। तो पहुंचना की इंग्लिश हमने लिखी, वर्ब की सेकंड फॉर्म रीच्ड। फिर उसके बाद जो ऑब्जेक्ट दिया हुआ है स्टेशन, वो हमने यहाँ पर लिख दिया स्टेशन, ये द स्टेशन। तो अब हमारा सेंटेंस जो बना, तो द ट्रेन हैड गॉन बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन। ये सेंटेंस हमारा बन करके तैयार होने वाला है, ये तैयार हुआ है। अब इसी टाइप का एक और ये कंजक्शन था बिफोर कंजक्शन से, इसको दो वाक्य को जोड़ा था। अब एक और सेंटेंस यहाँ पर हम देखते हैं, पिताजी के दफ्तर जाने के बाद माताजी ने खाना बनाया। अब इसमें कंजक्शन कौन सा शब्द है? जी हाँ, ये बाद जो शब्द दिया हुआ है ये इस सेंटेंस का कंजक्शन है। और बाद को इंग्लिश में क्या कहते हैं? आफ्टर। यानी कि आफ्टर का यूज अब इसमें करने वाले हैं। अब वही फॉर्मूला होगा, वही है कि आप दो वाक्य दिए हुए, दोनों वाक्य के टेंस को ढूंढो कि टेंस कौन से टेंस का ये वाक्य है। एक है पिताजी का दफ्तर जाना और एक है माताजी का खाना बनाना। अब दोनों में से काम पहले कौन सा हुआ? पिताजी पहले दफ्तर गए या माताजी ने पहले खाना बनाया? तो जी हाँ, पिताजी पहले दफ्तर गए, माताजी ने खाना बाद में बनाया। तो आपका जो ये पहला वाला सेंटेंस है, ये वाला सेंटेंस पास्ट परफेक्ट टेंस में बनने वाला है। यानी इस वाक्य को हम पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाएंगे, क्योंकि ये काम कब हुआ? पहले हो चुका था। और माताजी ने खाना कब बनाया? इन्होंने बाद में खाना बनाया। तो इनका जो वाक्य है वो वाक्य सिंपल पास्ट टेंस में हम यहाँ पर बनाएंगे। आगे बात समझ में यहाँ तक क्लियर? अब करना क्या है, जैसा ऊपर किया था, ये कंजक्शन है। कंजक्शन के दोनों तरफ एक एक सेंटेंस है। हमें सबसे पहले इंग्लिश लिखते हैं तो पीछे वाले सेंटेंस को आगे ला करके लिखना है। तो माताजी ने खाना बनाया, सिंपल पास्ट टेंस का, इसको आगे लाए। सबसे पहले सब्जेक्ट यानी कि माताजी, जैसा कि हमने पढ़ा था। तो सब्जेक्ट माताजी, यहाँ पर मदर लिखा। मदर के बाद कुकड, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म। बनाना जो कि सेंटेंस हम पहले इस टेंस में पढ़ चुके हैं, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म। फिर उसके बाद खाना, ऑब्जेक्ट हमने ये सेंटेंस कंप्लीट यहाँ पर कर लिया है। तो मदर कुकड फूड। अब इसके बाद जैसे कि यहाँ पे कंजक्शन के रूप में दिया हुआ है बाद शब्द, बाद का इंग्लिश होती है आफ्टर। तो हम मदर कुकड फूड इसके बाद लिखेंगे आफ्टर। आफ्टर लिखने के बाद जो हमारा पहला वाला जो सेंटेंस है, पिताजी के दफ्तर जाना, यानी पिताजी जो दफ्तर गए, इस टेंस को, इस सेंटेंस को हम पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा हमने पिताजी यानी फादर। फादर के साथ पास्ट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं हम हैड। हैड का यहाँ पर हमने हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज किया। अब हैड के बाद क्या आना है? दफ्तर जाना। जाना की, जाना को जैसे कि गो कहते हैं, तो गो की सेकंड फॉर्म होती है वेंट और थर्ड फॉर्म होती है गॉन। तो हमने यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई। और वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद कहाँ गए पिताजी? दफ्तर, जो कि ऑब्जेक्ट है एक तरह से। तो टू ऑफिस यहाँ पर हमने लिख दिया। तो सेंटेंस हमारा तैयार हुआ कि मदर कुक्ड फूड आफ्टर फादर हैड गॉन टू ऑफिस। यह वाला सेंटेंस पास्ट परफेक्ट टेंस का, इधर वाला सेंटेंस सिंपल पास्ट टेंस का बना। अब आइए देखते हैं तीसरा जो एक और सेंटेंस यहाँ पर हमने इसी प्रकार का जो लिखा है, इसमें कौन सा कंजक्शन यूज किया गया है? जब मैं घर पहुंचा तब मेरा भाई गृह कार्य कर चुका था। तो इसमें सबसे पहले हम ढूंढते हैं कंजक्शन। कंजक्शन कौन सा वर्ड है? यस, जब। जब मैं घर पहुंचा, यानी कि जब जो शब्द है वो यहाँ पर कंजक्शन के रूप में आया है। और अब कार्य यहाँ पर भी, इस सेंटेंस में भी दो सेंटेंस दिए हुए हैं और दोनों सेंटेंस में काम हो रहा है। अब हमें ये देखना है कि कौन सा काम पहले हुआ, कौन सा काम बाद में हुआ। वैसे इसमें तो स्पष्ट रूप से क्लियर यहाँ पर लिखा रहा है चुका था, यानी कि ये वाला जो टेंस है आपके, मेरा भाई गृह कार्य कर चुका था,
ये बनने वाला है पास्ट परफेक्ट टेंस में, यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस का ये वाक्य है। तो स्वाभाविक है जो इधर का सेंटेंस बचा मेरा घर पहुंचना, ये सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है। सिंपल पास्ट टेंस में इसको हम बनाएंगे। तो अब हमने इसको जब इसकी इंग्लिश बनाई तो सबसे पहले लिखा व्हेन, यानी कि जब आगे है वर्ड तो इसको व्हेन लिखा, और व्हेन के बाद में मैं घर पहुंचा। तो इसकी इंग्लिश सिंपल पास्ट टेंस की बनाई आई, पहुंचना की रीच्ड, वर्ब की सेकंड फॉर्म सिंपल पास्ट टेंस का अफर्मेटिव में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, तो आई के बाद रीच्ड और घर की होम। तो हमारा ये वाला जो सेंटेंस है ये बना व्हेन आई रीच्ड होम। फिर यहाँ पर ये जो तब हिंदी का वर्ड लिखा हुआ है, इस तब के लिए हमने सिर्फ यहाँ पर कोमा लगाया, और कोमा लगाने के बाद जो हमारा सेंटेंस लास्ट में बचा, मेरा भाई गृह कार्य कर चुका था, इसकी इंग्लिश माय ब्रदर, ये सब्जेक्ट हैड हेल्पिंग वर्ब लगाई, और डन जैसे कि करना, करना की वर्ब होती है डू, डू की सेकंड होती है डिड, और थर्ड फॉर्म डन होती है। तो हमने यहाँ पर डन लिखा और गृह कार्य होमवर्क यहाँ पर हमने लिख दिया, यह हमारा ऑब्जेक्ट हुआ। तो सेंटेंस बना व्हेन आई रीच्ड होम माय ब्रदर हैड डन होमवर्क। इस सेंटेंस को हम जैसा ऊपर वाला सेंटेंस बनाए वैसे इसको भी बना सकते थे, यानी कि हम एक दूसरे को आपस में पलट करके भी पीछे वाले सेंटेंस को आगे, आगे वाले सेंटेंस को पीछे ले जा करके भी हम बना सकते थे। दोनों प्रकार से करेक्ट था। अगर पीछे वाले को आगे लाएंगे तो माय ब्रदर हैड डन होमवर्क, ये वाला पहले लिखा, फिर कंजक्शन व्हेन, और फिर आई रीच्ड होम हमने पीछे लिख दिया आई रीच्ड होम। इस सेंटेंस में फिर हमें कोमा लगाने की आवश्यकता नहीं होगी। तो ये ऐसे अगर बनाते हैं तब भी करेक्ट है, और अगर ऐसे लिखा जाता है तब भी सेंटेंस करेक्ट होता है। तो माय ब्रदर हैड डन होमवर्क व्हेन आई रीच्ड होम। तो ये कुछ एग्जांपल थे जो पास्ट परफेक्ट टेंस के, इसके साथ में सिंपल पास्ट टेंस के वाक्य भी मिला करके लिखे जाते हैं। तो उम्मीद है यहाँ तक आपके क्लियर हो चुका होगा, समझ आ चुकी होगी। अब आइए इस पास्ट टेंस का जो चौथा पार्ट होता है जिसका नाम है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, अब हम उस टेंस को यहाँ पर देखते हैं। नाउ कम टू द fourth part of past tense, past perfect continuous tense। आइए अब हम इस टेंस की पहचान देखते हैं कि हिंदी के वाक्यों के अंत में जैसे कि रहा था, रही थी या रहे थे आदि शब्द आते हैं। पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में भी रहा था, रही थी या रहे थे आदि शब्द आते हैं, किंतु इन दोनों ही टेंस में जो डिफरेंस है वो ये है कि इसके हिंदी के वाक्य के अंत में जो जैसे कि रहा था, रही थी, रहे थे आते हैं, किंतु वाक्य में समय सूचक शब्द भी दिया होता है। अब इस टेंस के जो रूल्स है, रूल्स में नंबर 1 रूल आता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना। अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने बताया था कि जितने भी कंटीन्यूअस टेंस होते हैं सब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगती है। दूसरा है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में सिर्फ एक सिंगल हेल्पिंग वर्ब लगानी है आपको, हैड बीन, चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल सब्जेक्ट हो, हमें हर सब्जेक्ट के साथ हैड बीन का यूज करना है। तीसरा जो इसमें इंपॉर्टेंट रूल है वो है कि समय सूचक शब्द जैसे आते हैं सेंटेंस में उनसे पहले हमें सिंस या फॉर का यूज करना है। अब सिंस किसके साथ लगाना है, फॉर किसके साथ लगाना है, इसके बारे में हम पहले ही हमारे पिछले वीडियो में काफी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो कृपया सिंस और फॉर के यूज के लिए आप मेरा पहला वाला, इससे पहले वाला वीडियो जो प्रेजेंट टेंसेस का है पार्ट 2 नाम से उस वीडियो को देखिए। उसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत मैंने सिंस और फॉर के यूज को अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की थी। तो सिंस और फॉर को हम समय सूचक शब्द से पहले लगाते हैं। अब आते हैं फॉर्मूला पर। फॉर्मूला जैसे कि अफर्मेटिव का फॉर्मूला सब्जेक्ट के बाद हेड के बाद बीन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी के बाद ऑब्जेक्ट अदर, और सिंस फॉर के बाद में टाइम। ये अफर्मेटिव का फॉर्मूला हमारा रहने वाला है। नेगेटिव में सब्जेक्ट हेड और
हेड और बीन दोनों के बीच में हमें नॉट लगाना है। बाकी सेम पीछे का सेम रहने वाला है। बी फर्स्ट आईएनजी ऑब्जेक्ट अदर सेंस फॉर और टाइम। बस ध्यान रखना है हेड और बीन दोनों के बीच में नॉट लगाना है। नॉट का स्थान तीसरा स्थान होता है। ऐसे भी आप इसे याद रख सकते हो। सब्जेक्ट एक हेड हेल्पिंग वर्ब 2 और नॉट नंबर 3 पर। इंट्रोगेटिव में हेड सबसे पहले आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर बीन आएगा। तो हेड और बीन दोनों के बीच में सब्जेक्ट आने वाला है। बाकी बी फर्स्ट आईएनजी ऑब्जेक्ट अदर सेंस फॉर और टाइम और लास्ट में क्वेश्चन मार्क सेम वैसे ही हर सूत्र के हिसाब से रहने वाला है। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में भी करना क्या है, हेड के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद तीसरे नंबर पर नॉट का यूज हमें करना है। उसके बाद बी फर्स्ट आईएनजी ऑब्जेक्ट अदर सेंस फॉर और टाइम के बाद में लास्ट में क्वेश्चन मार्क हमें लगाना है। तो इस प्रकार से ये हमारे इसके स्ट्रक्चर फॉर्मूला रहने वाले हैं इस टेंस के पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में। अब आइए हम इसके कुछ एग्जांपल यहाँ पर करके देखते हैं और इस टेंस को भी अच्छे प्रकार से क्लियर कर लेते हैं। तो नाउ कम टू द एग्जांपल। हाँ, तो हमारा एग्जांपल है मोहन 2 घंटे से कहानी लिख रहा था। अब इस सेंटेंस में जो सब्जेक्ट हमारा है वो मोहन, लिखना ये इसकी वर्ब हुई और एक कहानी जो है वो ऑब्जेक्ट है और ये यहाँ पर दिया हुआ है 2 घंटे टाइम। तो अब फॉर्मूला के अकॉर्डिंग जब हम इसको जमाते हैं तो सबसे पहले हमने लिखा मोहन, ये सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब लगाई हमने हेड बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जैसे कि लिखना होता है राइट, सेकंड फॉर्म रोट और थर्ड फॉर्म होती है रिटन। तो राइट फर्स्ट फॉर्म में इस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हमने आईएनजी लगाया तो राइटिंग। ऑब्जेक्ट एक कहानी एक स्टोरी यहाँ पर लिखा और उसके बाद 2 घंटे से, जैसे कि 2 घंटे पीरियड ऑफ टाइम है इसलिए हमने कौन सा प्रीपोजिशन लगाया इसके साथ फॉर 2 आवर्स। तो सेंटेंस बना मोहन हैड बीन राइटिंग ए स्टोरी फॉर 2 आवर्स। अब इसका नेगेटिव देख लेते हैं। नेगेटिव में कुछ नहीं करना, सबसे पहले मोहन के बाद हेड हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट, हेड नॉट बीन। जैसे कि स्ट्रक्चर में अभी हमने देखा था हेड और बीन दोनों के बीच में हमें नॉट का यूज करना है। तो मोहन हैड नॉट बीन राइटिंग ए स्टोरी फॉर 2 आवर्स। बाकी शेष शब्द जैसे कि जो अफर्मेटिव में थे वैसे ही हमने इसमें लिखी है। इंटरोगेटिव में हमें क्या करना है, क्या मोहन 2 घंटे से कहानी लिख रहा था? तो हेड हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हेड के बाद मोहन सब्जेक्ट फिर बीन, हेड और बीन दोनों के बीच में मोहन, हेड मोहन बीन राइटिंग ए स्टोरी फॉर 2 आवर्स और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में सबसे पहले क्या मोहन 2 घंटे से कहानी नहीं लिख रहा था? तो हेड मोहन नॉट और बीन, सबसे पहले हेड फिर मोहन और फिर तीसरे नंबर पर नॉट का यूज। तो हेड मोहन नॉट बीन राइटिंग ए स्टोरी फॉर 2 आवर्स और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। एक इंटरोगेटिव डब्ल्यूएच वर्ड से भी यहाँ पर देख लेते हैं। मोहन 2 घंटे से क्या लिख रहा था? तो क्या लिख रहा था मतलब क्या शब्द, क्या की इंग्लिश वर्ड से इसको स्टार्ट करेंगे। फिर हेल्पिंग वर्ब हेड फिर मोहन फिर बीन राइटिंग फॉर 2 आवर्स। तो व्हाट हैड मोहन बीन राइटिंग फॉर 2 आवर्स और क्वेश्चन मार्क। तो इस प्रकार से हमारे ये चारों पांचों प्रकार के सेंटेंस है वो कंप्लीट हो जाते हैं। अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव और डब्ल्यूएच वर्ड वाला क्वेश्चंस। अब एक और एग्जांपल हम यहाँ पर और करके देख लेते हैं जिससे हमें ये टेंस अच्छे क्लियर समझ में आ सके। तो सेकंड एग्जांपल देखते हैं। तो सेकंड एग्जांपल है बच्चे सुबह से मैदान में खेल रहे थे। तो अब इस सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो है बच्चे। क्या कर रहे थे? खेल रहे थे। ये इस सेंटेंस की वर्ब। कहाँ खेल रहे थे? मैदान में। ये अदर से और सुबह से खेल रहे थे। ये इस सेंटेंस दिया हुआ टाइम है। तो हम सेंटेंस को जब बनाएंगे तो फॉर्मूला
अफर्मेटिव के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, तो सबसे पहले द चिल्ड्रन के बाद हमने हैड बीन हेल्पिंग वर्ब लगाई, हैड बीन प्लेइंग इन द ग्राउंड, मैदान में की इंग्लिश इन द ग्राउंड यहाँ पर लिखा, प्लेइंग प्ले में आईएनजी लगा करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा करके प्लेइंग के शब्द वर्ब के रूप में हमने लिखा, फिर इन द ग्राउंड और फिर टाइम, जैसे कि टाइम है सुबह, सुबह जो कि एक पॉइंट ऑफ टाइम होता है, तो पॉइंट ऑफ टाइम से पहले हम सिंस का यूज करते हैं, तो हमने सिंस मॉर्निंग यहाँ पर यूज किया। तो सेंटेंस बना द चिल्ड्रन हैड बीन प्लेइंग इन द ग्राउंड सिंस मॉर्निंग। अब इसका नेगेटिव सेंटेंस जब हम बनाएंगे तो सबसे पहले वही द चिल्ड्रन हैड और बीन दोनों के बीच में नॉट, तो द चिल्ड्रन हैड नॉट बीन, फिर बाकी प्लेइंग इन द ग्राउंड सिंस मॉर्निंग, सेम वैसा ही। इंटरोगेटिव में हैड सबसे पहले स्टार्टिंग में आ जाएगा, हैड द चिल्ड्रन और चिल्ड्रन के बाद में बीन, तो हैड द चिल्ड्रन बीन, फिर प्लेइंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इन द ग्राउंड और सिंस मॉर्निंग, वैसे सेंटेंस बनने जैसा ऊपर बनाया ऐसे ही बनने वाला है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इंटरोगेटिव नेगेटिव में क्या करेंगे, सबसे पहले हैड लिखेंगे, फिर द चिल्ड्रन लिखेंगे, फिर नॉट लगाएंगे, फिर बीन लिखेंगे, हैड द चिल्ड्रन नॉट बीन, फिर उसके बाद प्लेइंग इन द ग्राउंड सिंस मॉर्निंग और क्वेश्चन मार्क। एक इंटरोगेटिव जो डब्ल्यूएच वर्ड वाला है व्हाट से, इसको भी देख लेते हैं। बच्चे सुबह से मैदान में क्या कर रहे थे, तो क्या शब्द बीच में आया है, इसका मतलब व्हाट से बनने वाला है। तो सबसे पहले व्हाट के बाद में हेल्पिंग वर्ब हैड, फिर द चिल्ड्रन सब्जेक्ट लिखा, फिर बीन जो कि हैड बीन था, तो हैड आगे और बीन पीछे, चिल्ड्रन के सब्जेक्ट के बाद में बीन लिखा, फिर कर रहे, करना को कहते हैं डू, और डू में आईएनजी लगाया तो डूइंग, तो बीन डूइंग इन द ग्राउंड सिंस मॉर्निंग और क्वेश्चन मार्क। तो व्हाट हैड द चिल्ड्रन बीन डूइंग इन द ग्राउंड सिंस मॉर्निंग क्वेश्चन मार्क, ये इस प्रकार से सेंटेंस कंप्लीट होता है। तो ये जो हमारे अफर्मेटिव नेगेटिव इंटरोगेटिव नेगेटिव के सेंटेंस के एग्जांपल यहाँ पर थे। तो उम्मीद है अब तक आपको पूरे अच्छे प्रकार से ये टेंस क्लियर हो चुका होगा कि इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब हम हैड बीन का यूज करते हैं, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो मेन वर्ब होती है उसकी फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा करके हम इस टेंस में यूज करते हैं। तो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में जो डिफरेंस होता है वो एक ही डिफरेंस है कि इस पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में समय आता है, समय दिया होता है किसी भी कार्य के प्रारंभ होने का या उस कार्य के चलते रहने का हमें टाइम बताया जाता है, तब हम पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में उस सेंटेंस को बना देते हैं। तो यहाँ पर इसी के साथ इस टेंस के साथ ही पास्ट टेंस के जो 4 पार्ट्स थे वो 4 पार्ट्स यहाँ पर समाप्त होते हैं। और आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आगे अगले वीडियो में हम फ्यूचर टेंस के 4 पार्ट्स को लेकर के फिर वापस आएंगे, और उम्मीद है आपको हमारे वीडियो अच्छे लगे होंगे। अगर आपको अच्छे लगे हैं तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि दूसरे और भी जिनको टेंस से संबंधित कोई प्रॉब्लम हो तो उनकी भी प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। और यदि आप इस वीडियो के बारे में या टेंस के बारे में कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए। और उम्मीद है आप हमारे अगले वीडियो में भी इसी प्रकार से फ्यूचर टेंस के जो 4 पार्ट्स लेके आएंगे उसमें भी आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, और अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे फ्यूचर टेंस के 4 पार्ट्स के साथ।